नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें अब सिख संप्रदाय को स्टार्ट करेंगे इस वाले वीडियो में। तो नोट से स्टार्ट करते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। तो ये पूरी 10 गुरु की श्रृंखला है। कौन कौन है? सबसे पहले थे गुरु नानक। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, जिनका नाम लहना था, अमरदास, फिर उसके बाद रामदास, फिर 5वें गुरु अर्जुन देव थे, फिर हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, फिर उसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर और लास्ट जो 10th है वो हैं गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी। ठीक है। 500 बीघा भूमि दान दी थी। किसको? चौथे गुरु जो रामदास थे उन्हें दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बना। जो शहर की स्थापना हुई अमृतसर की, वो इसी भूमि पर बनी थी जो अकबर ने दान दी थी। ठीक है। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। उन्होंने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है। आदि ग्रंथ का संकलन किया था इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों, गद्दियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था। ठीक है। किसका करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। रामदास जी को जमीन मिली थी, उसके बाद गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हर मंदिर साहब का निर्माण करवाया। इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए और मसनद प्रथा चलाई। ठीक है। जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। कौन सी प्रथा थी? मसनद प्रथा। ठीक है। आय का 10वां भाग गुरु को देना होता है इसमें। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों और कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले किसकी रचनाएं हैं? बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं। और अंतिम रचनाएं किसकी हैं? अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है, 9वें गुरु जो थे। ठीक है। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने दिया था और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब में। जो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है वो इन्हीं का है, गुरु तेग बहादुर के उसमें। ठीक है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था इनको, सैनिक संप्रदाय में। इसकी स्थापना इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब। ठीक है। इन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा। प्रत्येक को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने की आदि। 5 का जो है कग्घे। तो कौन कौन है? केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ये 5 का जो रहता है उसको रखने के आदेश दिए। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है। महाराष्ट्र में, वहां पर उनकी समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है, हुजूर साहिब। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था अथवा लक्षण देव। लक्ष्मण देव को यह नाम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो गुरु नानक ने किसको किया था? गुरु अंगद को, जिनका नाम लहना था। ठीक है। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब में हुआ था, ननकाना साहिब में। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो लहना को घोषित किया था। बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? तो ये गुरु अंगद ने ही की थी, जो सेकंड थे, द्वितीय गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट है,
अच्छा, गुरुमुखी लिपि पंजाबी शब्द गुरुमुखी से बना है, गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था तो किसने किया था? ये गुरु रामदास ने किया था। ठीक है, इन्हें अकबर द्वारा भूमि मिली थी तो उस पर उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को दी थी। चौथे गुरु थे जो, बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ। तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, बी सही हो जाएगा। बाकी दल खालसा गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजिलियों अथवा भागों में बांटा था। तो मंजी जो आता है वो किसने किसने किया था? वो गुरु अमरदास ने किया था। ठीक है, प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। किसने की थी दल खालसा की स्थापना? कर्पूर सिंह ने। मीरी और पीरी क्रमशः सांसारिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पूरक गुरु हरगोबिंद से संबंधित है। ठीक है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किसने की थी? ये गुरु अर्जुन देव ने की थी, और जिस कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना दिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने, जो 5वें गुरु थे। ठीक है, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने के द्वारा कराया गया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं। अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को। तो 2 और 4 हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव को किसने दिया था? जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर को किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को कौन है? औरंगजेब ने दिया था। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों द्वारा क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारण नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन देव से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता उन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कटमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण दे दिया गया था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर को, जो 9वें गुरु हैं। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो हेमकुंड में है, जो चमोली जिला उत्तराखंड में है, प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में कौन से सिख गुरु का? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था।
ठीक है, और जिन्हें नांदेड़ में जिनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की, डी हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां उनकी समाधि स्थल गुरु हुजूर साहब नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने सिखों को शांतिप्रिय लोग बनाया। उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। ये खालसा पंथ जो कहलाता था। ठीक है, अच्छा, खालसा पंथ और दल खालसा में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा। प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो ये सन 2000 की बात हो रही है, तो उसमें 300 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी को वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। ठीक है, अतः खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यही हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, खालसा के संस्थापक गुरु थे। तो खालसा के कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ठीक है, इसी में एक और कर देते हैं कि जो मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ था, तो ये नेक्स्ट इसी वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं। तो क्या है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। किसने? मुअज्जम ने संभाली थी, शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है, 1707 से 1712 की अवधि में शासन किया। खफीगा द्वारा से साहिब बेखबर की उपाधि दी गई थी। अच्छा, एक खास बात है कि इस टाइम औरंगजेब के बाद जितने भी बादशाह हुए हैं, उन्हें कोई ना कोई उपाधि जरूर इस टाइप की दी गई थी, जैसे साहिब बेखबर और मुअज्जम नाम था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उपनाम जरूर इनके पूछे जाते हैं औरंगजेब के बाद वाले के। जहादार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फरुख शेर द्वारा पराजित हुआ और 1713 में उसकी हत्या कर दी गई थी। इसको शायद लंपट मूर्ख कहा जाता है, जहादार शाह को। ठीक है, 1717 में फारूक शेर ने एक फरमान जारी किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फरमान है। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। इसके अलावा भी 1719 में एक और इन्होंने फरमान किया था, वो मराठों के साथ था। ठीक है, जो कि बालाजी विश्वनाथ और फारूक शेर के बीच में हुआ था। शाहजहां, और इसमें क्या हुआ था, जो ये वाला था अंग्रेजों वाला, इसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि हुई थी। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, 1719 से 1748 तक। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जेवरात, कोहिनूर, तख्त ताउस या मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। मोहम्मद शाह अपने अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसके प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण उसे क्या बोलते थे? रंगीला बोलते थे।
ठीक है। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था, शाह आलम द्वितीय का, ठीक है। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ये शाह आलम द्वितीय हैं, वही हैं जो 64 वाला जो प्लासी का युद्ध था 1764 का, उसमें थे ये, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय को बोलते थे। उसे वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1803 में, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम अकबर द्वितीय था, जो जिन्होंने राजा राममोहन राय को कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था, ठीक है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, अकबर द्वितीय। इब्राहिम जौक अकबर द्वितीय का, बहादुर शाह द्वितीय अकबर द्वितीय का पुत्र था, ठीक है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। कौन थे? इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब, ये उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उसकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। रंगून में मृत्यु हुई थी। इसको रंगून में कैद कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकलेज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी, ठीक है। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1724 में। वो किसने? चिनकलेज खां या फिर निजामुल मुल्क बोलते थे उनको, ठीक है। अक्टूबर 1724 में सूकरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। तो 18वीं सदी का राजा कौन था सर्वश्रेष्ठ? सवाई जयसिंह। उसने जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयपुर में जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा, इन 5 जगह में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई, ठीक है। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। क्या किया था? जिज मोहम्मद शाही खगोल शास्त्र संबंधी सहायता पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे जयसिंह ने। अब क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। मुअज्जम नाम था जिसका, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 की अवधि में शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, ठीक है। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फारूक शेर द्वारा पराजित हुआ और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये वही फरमान की बात हो रही है। तो 1717 में फारूक शेर ने अंग्रेजों के साथ हुआ था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। निम्न में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो सैयद बंधु थे। हुसैन अली और अब्दुल्ला, ठीक है, ये राजा बनवाने वाले कहलाते थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी
दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फारूक शेर को सिंहासन पर बिठाया। 1719 में इसे सिंहासन हटा दिया गया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। उसके बाद इसको वो 1739 में कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। ठीक है। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल की सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर और तख्ते ताउस भी ईरान ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो किसके? मोहम्मद शाह के समय था। ठीक है। रंगीला नाम कहलाता है इसका। ये पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था अपना समय और प्रशासन के प्रति उदासीनता और मदिरा और सुंदरिय के प्रति रुचि के कारण लोग इसे रंगीला कहते थे। ठीक है। और इसके दरबार में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, प्रभुत्व। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह जाना जाता था। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। मोहम्मद शाह, जहादर शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो कौन हो जाएगा सबसे पहले? सबसे पहले हो जाएगा जहादर शाह, फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है। जहांदार शाह का कब से कब तक था? 1712 से 13 तक। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754 और फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। इसके टाइम प्लासी का युद्ध हुआ था आलमगीर द्वितीय के टाइम। ठीक है। निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को नहीं दाखिल होने दिया था। ठीक है। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसका पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते हुए बिहार में रहा। उस समय वजीर गाजिउद्दीन था। 1765 से 71 में तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर द्वितीय था। ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय तथा बहादुर शाह जफर 1837 से 57 के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था। शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हाँ, इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। तो हाँ थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। तो बिल्कुल थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन रूप में प्राप्त करता था। तो ये गलत है। उसे बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। ठीक है। डी सही नहीं है, अन्य तीनों कथन सही है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से? चांदनी चौक से पालम, पेशावर से बिहार, नहीं पालम ये सेकंड कोई और था। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये इसमें ई हो जाएगा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्योंकि पालम वाली जो थी वो इसके लिए नहीं बोला गया था।
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था कि संसार के स्वामी का शासन पालम तक फैला था, दिल्ली से पालम तक फैला था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। निम्न में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो सादत खां था। ठीक है, ये 3 राज्य स्वतंत्र हुए थे ना मुगलों से मेन, एक हैदराबाद, सेकंड बंगाल, और कौन सा था? तीसरा अवध था। तो अवध में कौन था? सादत खां था। निजामुल मुल्क कहाँ थे? हैदराबाद में थे। अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, जो स्वतंत्र प्राप्ति तक बना रहा। ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की थी। 1722 में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे उत्तराधिकारी सफदर जंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार उसके से में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदर जंग ने बादशाह के प्रति नाममात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो चिनकलिज खां था। ठीक है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकलिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सूकरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। बताना है कौन सा सही है। हैदराबाद राज्य से अराकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तो हाँ, बी सही है। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। तो केवल इसका दूसरा सही है। ठीक है, क्या था? आरकोट या कर्नाटक रियासत का उदय उत्तरवर्ती मुगल काल में सीधे मुगल सत्ता से हुआ, अतः कथन एक असत्य है। 1399 से पूर्व मैसूर विजयनगर साम्राज्य का भाग था। वादुवंश या बाडियार वंश ने से विजयनगर से पृथक कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, अतः कथन 2 सत्य है। अहमद शाह दुर्रानी ने भारत में राज्य क्षेत्र अधिकृत नहीं किया था। रोहेलखंड से पहले कि बड़ी संख्या में रोहेल अफगान बस गए थे। अब्दाली ने के आक्रमण के पश्चात मुगल बादशाह ने अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में रोहेलखंड रियासत की मान्यता दी। तो 3 भी असत्य है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो ये जयसिंह द्वितीय थे। दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई। इसके अलावा दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर, ये 5 जगह थे। ठीक है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, तो ये 4 थी और साथ में मथुरा भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है कि लेखक कौन है? तो ये जयसिंह ही है। जयपुर के सवाई जयसिंह जो हैं यही हैं। 18वीं शताब्दी के सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कीर्ति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो कहाँ पे नहीं बनवाई थी? इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, बाकी बनवाई थी। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर और भी हम लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं नेट के लिए, पीजीटी, टीजीटी के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।